जय हिंद एवरीवन। जीएस शिवाजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपने प्रथम चैप्टर को, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर बात करें इस चैप्टर की तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 1 में किया गया है। संविधान के भाग फर्स्ट में किया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। देखिए, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय तक हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, इसमें टोटल 4 अनुच्छेद है। चारों अनुच्छेदों को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में साफ साफ कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि क्या? इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है 2 बातें करता है। पहला क्या? देश के नाम की चर्चा करता है। दूसरा, देश की प्रकृति यानी कि नेचर की बात करता है, यानी कि देश के कितने नाम होंगे और देश का नेचर कैसा होगा, इसकी चर्चा करता है। अगर बात करें देश के नाम की, तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, ये सब कोई कह रहा था इंडिया रखो देश का नाम, तो कोई कह रहा था भारत रखिए। तो बहुत टाइम बाद डिबेट करने के बाद ऐसा लगा कि देश का नाम दोनों रखा जाए तब बेहतर होगा। यानी कि हमारे देश का नाम रखा गया इंडिया यानी भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो हमारे देश का कितना नाम है? 2 नाम है। कौन कौन सा? इंडिया और भारत। यानी कि आप देख सकते हैं इंडिया अर्थात भारत। दूसरा पॉइंट है क्या? प्रकृति, नेचर। अगर बात करें अपने देश के प्रकृति की या नेचर का, तो हमारे देश का प्रकृति है संघी। कैसा है? संघी व्यवस्था। यहां पर आइए समझने का प्रयास करते हैं संघी किसे कहते हैं। जैसे देखिए, कोई मेरा ग्रुप है, समूह है। समूह का मतलब क्या होता है? कोई आया, इसमें शामिल हुआ, जब मन होगा वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे कहते हैं क्या? समूह कहा जाता है। आया, शामिल हुआ, फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। बट संघ का मतलब क्या होता है? भाई साहब, अगर आप मेरे ग्रुप में आ गए हो ना, या मेरे यूनियन में आ गए हो ना, अगर आप एक बार आ गए तो दोबारा आप नहीं जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ग्रुप से आप बाहर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यूनियन से बाहर नहीं हो सकते हो। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी राज्य एक बार संघ का हिस्सा हो गया ना, तो उसे इस संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है? उन्होंने बताया कि जैसे अमेरिका में यह नियम है कि आप जब चाहो तब अलग हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राज्य जब चाहे वहां पर अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप एक बार संघ के हिस्से हो गए ना, तो आप हमेशा के लिए क्या उसी के हिस्से रह जाएंगे। ठीक है? यानी कि क्या? ये देश के नाम और देश की प्रकृति की बात करता है ये। और हमारे देश के कितने नाम है? 2 नाम है। कौन कौन सा? इंडिया अर्थात भारत। प्रकृति कैसी है? संघी है। संघी का मतलब अगर कोई एक बार शामिल हो गया तो दोबारा अलग नहीं हो सकता है ना? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पर 2 शब्द आता है। एक शब्द आता है भारत का संघ, दूसरा आता है भारत का क्षेत्र। भारत का संघ और भारत का क्षेत्र, यानी कि क्या? एक वर्ड है आपका भारत के क्षेत्र, दूसरा है भारत के संघ। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ज्यादा बड़ा शब्द है, भारत का क्षेत्र की भारत का संघ? तो सिंपल सी बात, आपको भी पता होगा, संघ का मतलब जितने भी यूटीज होंगे उनकी चर्चा कर रहा है। बट भारत के क्षेत्र की बात करेगा तो क्या? उसमें राज्य भी आ जाएंगे, संघ भी आ जाएंगे, और ऐसे भी देश आ जाएंगे जो भी भारत के हिस्से नहीं हुए, कभी भारत के हिस्से हो सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि क्या? भारत के क्षेत्र एक बड़ा शब्द है। भारत का क्षेत्र जो है एक बड़ा वर्ड है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश का कोई भी हिस्सा अपने देश में मिला सकता है, चाहे जीत कर या उसे हरा करके या लीज पर लेकर के या संधि के तहत किसी भी तरह से अपने देश में शामिल कर सकता है।
क्योंकि भारत क्या है, एक संप्रभु कंट्री है। यही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, सिक्किम और पुडुचेरी, इन सब क्षेत्रों को हमने क्या किया है, ऐसे ही अपने क्षेत्र में शामिल किया है। अब हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 की चर्चा करते, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर बात करें अनुच्छेद 2 की, तो ये साफ साफ कहता है क्या, नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात करता है। किसकी बात करता है, नए राज्यों के प्रवेश या गठन की बात करता है। बट जानते हैं यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड ऐसा दे दिया है कि देखो, नए राज्यों का प्रवेश तो हो गया या गठन तो हो गया, बट उनको संघ में भी शामिल करना। यानी कि क्या, अगर कोई भी नया राज्य बना ना, तो वो जान तो समूह नहीं रहेगा, वो क्या होगा, यूनियन हो जाएगा भारत का। ये भी पावर किसमें दिया गया, अनुच्छेद 2 में। देखो, यह अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्रोवाइड करता है। शामिल करने की शक्ति प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट उसको संघ में शामिल करने की भी शक्ति यहीं पर दिया गया। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 2A, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखिए, होता क्या है, बात है आजादी के बाद की, यानी कि जब हम आजाद हो गए उस समय की बात है। देखिए, हमारे आजादी के समय जो सिक्किम राज्य है नहीं, सिक्किम राज्य, वहां पर एक शासन चलता था, चोग्याल शासक। कौन सा शासन, वहां पर चोग्याल शासन चला करता था। जैसे हम आजाद हुए तो हमने क्या किया, सिक्किम का विदेशी क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, ये सब हमने क्या किया, अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि यहां से अंग्रेज तो जा चुके थे, तो ये सारी चीजें हमारे जिम्मे आ गई। यानी कि क्या, सिक्किम का विदेशी क्षेत्र देखना, सिक्किम का रक्षा क्षेत्र देखना, वित्तीय क्षेत्र देखना, इन सारे क्षेत्रों को देखने का भार जो है हम पर आ गया था। होता क्या है, यहाँ पर चोग्याल शासक चलता रहा, कब तक, 1974 तक, 1974 तक यहाँ पर चोग्याल शासक चलता रहा। देखिए, होता क्या है, 1974 में चोग्याल शासन से वहां के लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, देखो, अब यहाँ पर जो है चोग्याल शासन को समाप्त करो, हम इंडिया के हिस्से बनना चाहते हैं, हम भारत के हिस्से बनना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, भारत के पक्ष में वोटिंग किया, जिसके अंतर्गत हमने सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा राज्य, सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दे दिया। कहा गया, सह राज्य का दर्जा हमने दे दिया, यानी कि क्या, संबंध राज्य का दर्जा, ये लिखा हुआ है, संबंधित राज्य का हमने दर्जा दे दिया। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, हमने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से इसको एक संबंधित राज्य का दर्जा दिया, और इसके अंतर्गत हमने एक नया अनुसूची बनाया, अनुसूची 10, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 2A। ठीक है, 2 का भी कह सकते हैं आप, हमने इसको जोड़ा, यानी कि अनुसूची 10 को हमने ऐड किया और अनुच्छेद 2A को हमने जोड़ा। किसके माध्यम से, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से हमने क्या किया, सिक्किम को एक संबंधित राज्य का दर्जा दे दिया। पर जानते हैं, सिक्किम के लोग अभी भी खुश नहीं थे। इन लोगों ने कहा, ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आप हमें पूरी तरह से अपना हिस्सा बना लीजिए, है ना। जैसे सपोज दैट किसी की सगाई हो गई, वो लड़का या लड़की वो कह रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है, ठीक उसी प्रकार से सिक्किम ने भी क्या किया, ऐसा ही बर्ताव किया। सिक्किम ने कहा, नहीं, हम भारत के साथ होना चाहते हैं, पूरी तरह से हमें क्या करो, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। तो बस हुआ वही, हमने क्या किया, अच्छा, फिर एक तरीके से क्या हुआ, सिक्किम के लोगों ने क्या किया, चोग्याल शासन को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु उसके विपक्ष में या उसके खिलाफ वोटिंग किया। और इसके अंतर्गत हमने क्या किया, जब वोटिंग वगैरह कर दिया, चोग्याल शासन समाप्त हो गया,
तो हमने क्या किया, हमने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया और अनुसूची 10 को भी समाप्त कर दिया और एक नया अनुसूची जोड़ा जिसका नाम था अनुसूची 371F। क्या नाम था? 371F। यानी कि क्या, 36वां संविधान संशोधन किया हमने 1975 में। इसके तहत हमने सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कैसे राज्य का दर्जा? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और अनुसूची 10 अनुच्छेद 2 दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने समाप्त कर दिया। दोनों को कहा बेटा जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है नहीं। और हमने क्या किया, अनुच्छेद 371F को जोड़ दिया, है ना। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे फिर से आपको इसकी चर्चा करेंगे, आपके साथ इसकी चर्चा फिर से दोबारा करना है हमें। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा अनुच्छेद 2A, इसको जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सिक्किम को एक संबंधित राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 2A और अनुसूची 10 जोड़ा था। बट होता क्या है, सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं, मेरे को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। तो हमने क्या किया, हमने फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से कहा चलो ठीक है, ये जो अनुसूची 10 है इसको हम समाप्त करते हैं और अनुच्छेद 2A जो है इसको भी समाप्त करते हैं और पूरी तरह से आ जाओ सिक्किम तो हमारे पास, ठीक है। और हमने सिक्किम के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस किया अनुच्छेद 371F में, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो क्या दिया है, सिक्किम संघ के साथ संबंध है, ये निरस्त कर दिया गया है। मैंने आपको भी बताया ना, एक बार बनाया गया फिर एक बार निरस्त कर दिया गया। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्या, अनुच्छेद 3 की चर्चा हमें करना है। अनुच्छेद 3 साफ साफ कह रहा है मौजूदा राज्यों में परिवर्तन, यानी कि जो हमारा वर्तमान में राज्य है उसमें परिवर्तन अगर करना होगा तो आप भाई अनुच्छेद 3 की चर्चा करना। जैसे सपोज दैट कोई एक राज्य है बड़ा सा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को काट करके कुछ और नया हिस्सा बनाना, कोई नया राज्य बनाना। या हमने क्या किया, दो छोटे छोटे राज्य है, हमने कहा देखो ये छोटे छोटे राज्यों को हम क्या कर रहे हैं, एक में कर दे रहे हैं, हम एक में करना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया करना, या किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, कुछ भी करना हो भाई साहब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनुच्छेद 3 को उठाना पड़ेगा। जो भी करना है वही करना है हमें, ठीक है। यानी कि क्या, मौजूदा राज्यों में परिवर्तन की चर्चा करता है कौन, अनुच्छेद 3 करता है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाने की प्रक्रिया, किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की प्रक्रिया, उसके बाउंड्री में परिवर्तन की बातें, नाम में परिवर्तन की बातें, मान यानी कि क्या, ये सभी की चर्चा करता है। ये थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 3 में साफ साफ कहा गया, देखो अगर आप किसी भी राज्य से संबंधित अगर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यादेश लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। अध्यादेश से पूर्व क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि ऑर्डिनेंस लाने से पूर्व आपको राष्ट्रपति से अनुमति आपको लेना पड़ेगा, से परमिशन लेना पड़ेगा। और एक बात और, राष्ट्रपति क्या करेगा, उस संबंधित राज्य को क्या करेगा, एक खत लिखेगा या उसको जो है अवगत कराएगा, भाई साहब देखो हम आपके राज्य में ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, आप बताइए आपकी राय क्या है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य को अवगत कराएगा। और हाँ, अवगत कराने का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य कहेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होने देंगे, तो उस राज्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है ऐसा करने का। राष्ट्रपति के पास, संसद के पास पूरा का पूरा अधिकार है, वो चाहे उसकी बातें सुने उस संबंधित राज्य की या ना सुने, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है भाई साहब, अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान के 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कह रहा है देखो आप अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी चेंजिंग करोगे भाई,
वो आप क्या करोगे, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत वो नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट करता है कौन, अनुच्छेद 4। यानी कि क्या, आप अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी चेंजिंग करोगे वो जानते हो 368 के अंतर्गत नहीं होगा, बस इतना समझना आप, ठीक है। यानी कि सामान्य संशोधन के माध्यम से आप ऐसा करोगे, ठीक है। और यानी कि क्या, एक पॉइंट हमें और समझना, बेरुवाड़ी विवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जानते हैं, आपको पता है पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है, एक क्षेत्र था जिसका नाम है बेरुवाड़ी। इस क्षेत्र में जो है पाकिस्तान बहुत ज्यादा अतिक्रमण करता था, हालांकि इस समय तो बांग्लादेश हो गया है, बहुत ज्यादा अतिक्रमण करता था। और भारत के जो भी नेता वगैरह थे वो चाहते थे ये इस पर जो है पाकिस्तान का अधिकार हो जाए, है ना, पाकिस्तान इसको ले जाए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे वो। तो भाई सिंपल सी बात, हमारा संविधान कहता है कि आप किसी को कोई भी हिस्सा नहीं दे सकते हो, है ना, संसद के पास ये राइट तो है नहीं। तो उस समय क्या हुआ, हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा किससे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बताओ सर, आप बताइए हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया, देखो भाई, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप जो है किसी भी देश का या अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि क्या, 368 का सहारा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया, संविधान संशोधन करके इस पार्ट को पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपका जो है एक क्रम में है पूरा का पूरा अनुच्छेद, अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, सब का सब आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जो मैंने पढ़ाया वो थोड़ा डिटेल में था और ये थोड़ा शॉर्ट में है, जैसे आपके कुछ बुक्स वगैरह में लिखा रहता है ना। आइए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, आजादी के पूर्व हमारे देश में दो लोगों का शासन था, एक तो ब्रिटिश प्रांत का, दूसरा देसी रियासतें, यानी कि जो राजा वगैरह थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। यानी कह सकते हैं आजादी के पूर्व ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें यहाँ पर शासन कर रही थी। होता क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से हमें आजादी प्राप्त हुई। और इसमें कहा गया, ये जो ब्रिटिश प्रांत है ना, इसके अंतर्गत हम दो डोमिनियन बनाएंगे। कितने डोमिनियन, दो डोमिनियन बनाएंगे। यानी कि कहा गया है कि हम भारतीय डोमिनियन बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे पाकिस्तान डोमिनियन, भारतीय डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन, इन दोनों डोमिनियन को बनाने का बात कहा गया। और कहा गया जो देसी रियासतें हैं ना, ये जो देसी रियासतें हैं, ये जिसमें चाहे उसके हिस्से हो सकते हैं, चाहे ये भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे ये स्वतंत्र रहे, इन्हें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग टोटल 552 देसी रियासतें थी। कितने, 552 देसी रियासतें थी। उसमें से क्या हुआ, 549 देसी रियासतें तो आराम से भारत के हिस्से बन गए, भारत के हिस्से भारत में शामिल हो गए। यानी कि बट तीन देसी रियासतें शामिल नहीं हो रही थी। एक का नाम था हैदराबाद, एक का नाम था जूनागढ़, और एक का नाम था जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों भारत देश के हिस्से बनने से इनकार कर रहे थे। देखिए, सरदार पटेल साहब का
भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज ये जो आप देख रहे हैं ना, यूपी बिहार एकदम सटा सटा एक में देख रहे हैं, कभी ऐसा होता कि यूपी एक अलग राज्य होता तो बिहार एक अलग राज्य होता, तो भारत के कुछ हिस्से जो है अलग होते हैं। हालांकि पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ठीक है, तो हुआ क्या, ये तीनों नखरा कर रहे थे, नहीं हम तो नहीं शामिल होंगे। तो क्या किया गया, पटेल जी ने यहाँ भेज दिया, क्या यहाँ भेज दिया सेना, यानी कि इसको जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जो है अपने देश का हिस्सा बना दिया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, वोटिंग कराया गया कि भाई साहब आप किसमें शामिल होना चाहते हो। तो यहाँ के लोगों ने भारत के पक्ष में वोटिंग किया, यानी कि इसी वजह से क्या किया हमने, जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा बना लिया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह जो है बहुत उफान पर थे। जब पाकिस्तानियों ने इन पर अटैक किया तब इनको पता चल गया नहीं, भारत से दोस्ती कर लेना चाहिए और भारत में जो है शामिल हो जाना चाहिए। तो क्या किया गया, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो गया। ठीक है, कहने का सेंस ये है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तीन ऐसे देशी रियासतें थे जो बगावत पे उतर आई थी, जो भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे, यानी कि नखरा वगैरह दिखा रहे थे। तो क्या किया गया, इनके साथ पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह और विलय पत्र के माध्यम से इनको जो है अपने देश का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 1950 में जो है, जो हमारा देश था ना, उसको हम चार भागों में बांट रखा था। एक भाग का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 29 राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य, 29 राज्य हुआ करते थे। आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भाग का में जो है पंजाब, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जबकि भाग खा में जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, त्रावणकोर कोचीन, हैदराबाद इत्यादि शामिल थे। जबकि भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, कच्छ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ये दिमाग में रखिएगा, ये जो है ना, ये इनको हम क्या बना देंगे, इनको छोड़ करके इन तीनों को हम क्या बना देंगे, अभी बाद में हम इन तीनों को बना देंगे, अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, अभी कुछ टाइम बाद ही बनाएंगे। और भाग घा में क्या था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। यानी कि क्या, 9 इसमें थे, 9 इसमें थे, 10 इसमें था और एक ये, यानी कि 9 दूनी 18, 10 28 से 29। 1950 में भारतीय राज्यों को 4 क्षेत्रों में से बांटा गया था। ठीक है, इसी समय दक्षिण भारत से मांग की जाने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, यानी कि एक राज्य एक भाषा। देखो जो हमारे देश का एकीकरण था वो बहुत ज्यादा संतुष्टिजनक नहीं था। जैसे सपोज दैट बॉम्बे है, बॉम्बे में ही कुछ लोग गुजराती बोल रहे हैं, कुछ लोग मराठी बोल रहे हैं, यानी कि आमने सामने घर है, कोई गुजराती कोई मराठी अगर बोल देगा आपको कैसा लगेगा, आप खुद बताओ। तो इस आधार पर ऐसा डिमांड किया जाना स्टार्ट कर दिया कि देखो भाई एक राज्य एक भाषा का प्रावधान लाओ आप। सरकार ने देखा इस मैटर को, सरकार ने क्या किया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत ज्यादा विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो सरकार ने क्या किया, एसके धर कमेटी का गठन किया और कहा तुम पता करो, आप पता करिए कि ये कितना औचित्य है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। तो होता क्या है, सरकार ने जून 1948 में धर कमेटी की गठन किया, धर कमेटी का गठन किया और जो है इसने अपना रिपोर्ट दे दिया दिसंबर 1948 में। ये कमेटी कब गठित किया गया था, जून 1948 में। रिपोर्ट कब दिया, दिसंबर 1948 में। होता क्या है, इस कमेटी ने कहा देखो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, इससे देश की जो प्रशासनिक एकता अखंडता है ना ये छीड़ हो जाएगी। आप क्या करो, आप देश की एकता पर ध्यान दो, अखंडता पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो आप। तो सरकार ने कहा हाँ सही बात है। जैसे इन्होंने वैसा कहा वैसे जानते विरोध और तीव्र हो गया। तब एक कमेटी दूसरा बना जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। क्या नाम था, जेवीपी कमेटी। इस कमेटी में 3 लोग शामिल थे। एक तो थे जवाहरलाल नेहरू जी,
दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल साहब थे, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। यानी कि ये तीन व्यक्ति इसमें थे। इस कमेटी का गठन हुआ कब? दिसंबर 1948 में। इस कमेटी का गठन दिसंबर 1948 में होता है, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949 में। इसने भी सीधा सीधा मना कर दिया, कहा देखो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना बहुत उचित तो नहीं है। जब इसने ऐसा कहा तो जानते हैं विरोध और तीव्र हो गया। तो इसी के आधार पर भारत सरकार को पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु झुकना पड़ा। यानी कि क्या, 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास के कुछ हिस्सों को अलग करके एक छोटा सा राज्य बनाया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा हेतु। किस भाषा हेतु? तेलुगु भाषा हेतु आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। किस भाषा हेतु था ये? तेलुगु भाषा हेतु था ये। अच्छा, इसी में क्या किया, एक व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब बहुत विरोध किया और 56 दिनों तक कंटिन्यू विरोध किया, जिनका नाम था श्री रामुलु पट्टू। इनका निधन हो गया क्योंकि इन्होंने जो है वो ये अनशन पर बैठ गए थे और कुछ खाए पिए नहीं थे। इनका जो है निधन हो जाता है इसी टाइम पे। ठीक है, तो जैसे ये किया नहीं गया वैसे ही जानते हैं और राज्यों से डिमांड होना शुरू हो गया, देखो आप जो है वहां तो कर दियो हो, मेरे यहाँ भी करो, एक भाषा एक राज्य का प्रावधान मेरे यहाँ भी लाओ आप, तभी मजा आएगा, अदरवाइज हम भी विरोध करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा चलो ठीक है, एक कमेटी का गठन किया जाए। तो उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। तो क्या किया गया, उस कमेटी का गठन किया गया और उसमें 2 व्यक्ति और थे। एक का नाम था के.एम. पडिक्कर और दूसरे का नाम था एच.एन. कुजरू। ये दोनों व्यक्ति और थे इसमें। इस कमेटी का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। इसने अपना रिपोर्ट दिया 1955 में। इसने कहा चलो ठीक है, ये तो उचित तो है नहीं, बट जानते हो देश की एकता को ध्यान में रखना होगा, आपको अखंडता को ध्यान में रखना होगा, जो व्यक्तित्व हैं, जो लोगों में आपसी जो है सौहार्द है, प्रेम है, वो बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर सकते हो। कितने राज्यों का? 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन आप कर सकते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या किया, इनकी बातों को थोड़ा बहुत संशोधित करते हुए 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। कब? 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। और जो है भारत सरकार ने कहा हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। देखिए इसमें कहा गया जो भाग ए और भाग बी, यानी कि भाग का और भाग खा, थोड़ा इनको समझते हैं, इनकी दूरी को समाप्त कर दिया जाए। ये देखिए, ये कहा गया ये जो दोनों अलग अलग है ना, इनको एक में कर दिया जाए, यानी कि इनकी दूरी को समाप्त कर दिया जाए, इनको एक में कर दिया जाए। और जो भाग गा है नहीं, भाग गा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, यानी कि इनकी दूरी को समाप्त किया जाए और इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और कुछ को क्या किया जाए, पड़ोसी राज्य यानी कि इनके साथ मिला दिया जाए, और कुछ को क्या बना दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? यानी कि क्या किया गया, भाग का और खा की दूरी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। और जो भाग ग था इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भाग घा को जो है उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उसको भी शामिल कर दिया गया। देखिए ये बात आपको दिमाग में रखना है, 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। आइए देखते हैं वो 14 राज्य कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, बिहार, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। यानी कि क्या, ये टोटल 14 राज्य आपके हैं। कितने राज्य हैं? 14 राज्य हैं। जबकि 6 संघ शासित क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मैंने अभी बताया था ना, जो भाग गा है उसे क्या किया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और कुछ को जो है पड़ोसी राज्य के साथ मिला दिया गया और कुछ को यूटी बना दिया गया, यानी कि क्या, संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो दिल्ली को क्या किया गया, दिल्ली को बना दिया गया संघ शासित प्रदेश। फिर उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मेनिकाय और अमीन देवी द्वीप समूह। यानी कि क्या, 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन तो हो गया है भाषा के आधार पर। अब और बहुत सारे राज्यों से डिमांड किया जाने लगा कि देखो भाई आप क्या करो, एक राज्य एक भाषा लाओ, बिना इसके मजा आने वाला है नहीं। ठीक है,
तो क्या किया गया, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। अब आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित क्षेत्र वो कौन कौन से हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए हमने आपको बताया था बॉम्बे, बॉम्बे में क्या था, कुछ लोग गुजराती यूज करते थे, कुछ लोग मराठी यूज करते थे। तो क्या किया गया 1960 में, ऐसा कहा गया कि मराठी भाषा हेतु महाराष्ट्र राज्य, जबकि गुजराती भाषा हेतु गुजरात राज्य बनाया जाएगा। यानी कि क्या किया गया, 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, एक महाराष्ट्र मराठी भाषा हेतु, जबकि दूसरा जो है गुजरात गुजराती भाषा हेतु। ठीक है, देखिए जो बॉम्बे था उसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जबकि जो गुजरात है ना, गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया। 14 राज्य तो थे इस समय, पर 15वां राज्य कौन सा है, गुजरात। यानी कि क्या, गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। कौन सा राज्य था, गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है नागालैंड। देखिए होता क्या है, 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को असम के पहाड़ियों से कुछ हिस्सा को काट करके और त्वेनसांग के क्षेत्र को शामिल करके एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम था नागालैंड। ऐसा जो नागा लोग थे उनकी संतुष्टि हेतु किया गया। और नागालैंड जो है हमारे देश का 16वां राज्य था। कौन सा राज्य, 16th राज्य था। देखिए 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर त्वेनसांग क्षेत्रों को मिला करके इस राज्य का गठन किया गया। किस राज्य का, नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि हेतु किया गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य, 16th स्टेट का दर्जा दिया गया। और ये समझना है, ये जो है राज्य बनने से पहले 1961 में ना असम के राज्यपाल के कंट्रोल में था, असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था। ये बात आपको दिमाग में रखना है। कौन सा राज्य था नागालैंड, 16वें नंबर का राज्य था। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। देखिए होता क्या है, 1966 में पंजाब से डिमांड होने लगा कि देखो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए आप क्या हरियाणा राज्य का गठन करो, जो पंजाबी हैं उनके लिए पंजाब रहने दो, और जो है कुछ और जो क्षेत्र हैं उनका एक केंद्र शासित प्रदेश वगैरह बना दो आप। ठीक है, तो यही किया गया। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य, कौन से राज्य, 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 17वां राज्य कौन सा, हरियाणा। 15वां कौन सा, गुजरात। 16वां कौन सा, नागालैंड। 17वां कौन सा, हरियाणा। इसके बाद क्या किया, जो सिख वगैरह थे ना, इनके लिए क्या किया गया, पंजाब सूबा की मांग स्टार्ट हो गया। और इस वजह से क्या किया गया, पंजाबी भाषा हेतु, किस भाषा हेतु, पंजाबी भाषा हेतु पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। और देखिए इससे लगा एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था, जो कि एक पहाड़ी एरिया था, इससे जस्ट लगा हुआ, इसके जस्ट ऊपर था उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। क्या नाम था, इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य यानी कि संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का रूप दे दिया गया। ठीक है, कब, उसी समय 1966 में हिमाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया और ये जो है एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किस राज्य के रूप में, 18th स्टेट्स के रूप में अस्तित्व में आया ये, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। देखिए अब तक हमने देखा 15वें राज्य के रूप में गुजरात बना दिया गया, 16वें राज्य के रूप में नागालैंड बना दिया गया, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हो गया, 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हो चुका है। अब आइए देखते हैं 19वां राज्य कौन सा था, 20वां कौन सा था और 21वां राज्य कौन सा था। देखिए होता क्या है, 1972 में जो पूर्वोत्तर भारत का जो मानचित्र था उसमें व्यापक परिवर्तन आया, व्यापक परिवर्तन आया। और जानते हैं जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, एक का नाम था मणिपुर, दूसरे का नाम था त्रिपुरा, इन दोनों को राज्य का दर्जा दे दिया गया। अर्थात कह सकते हैं मणिपुर का 19वां राज्य जबकि त्रिपुरा को 20वां राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर को 19वें राज्य के रूप में
जबकि त्रिपुरा को 20वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अब ये समझना 1969 में ही 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से मेघालय को ना असम का एक उप राज्य का दर्जा दे दिया गया था। बट जानते हैं 1972 में कहा गया देखो जो मेघालय है इसको भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो आप। कैसे राज्य? एकदम फ्री स्टेट का दर्जा दो आप। तो क्या किया गया इसी वर्ष यानी कि जो है 1972 में ही मेघालय को 21वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये जस्ट पॉइंट अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया था। यानी कि क्या एक सह राज्य बनाया गया था, ठीक है। बट क्या किया गया पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह असम में उप राज्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। देखिए थोड़ा सा आपको एक नोट है इसको समझना पड़ेगा। देखिए जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है जिसको नेफा के नाम से भी जाना जाता है यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये दोनों जो है इस समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे हैं। 1972 में है 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। यानी कि क्या दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जिसे नेफा के नाम से जाना जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये अस्तित्व में आ चुके हैं इस समय तक। कब तक? 1972 तक। आइए बात करते हैं सिक्किम की। हालांकि सिक्किम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, पूरी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया है। और सिक्किम को जो है 22वें राज्य का रूप दिया गया यानी कि 22वें राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। कहाँ है 22वां राज्य? हाँ ये है, नहीं लिखा हुआ है। तो सिक्किम को जो है 22वें राज्य का रूप दिया गया। 22वां राज्य हमारा कौन सा था? सिक्किम था, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो हो गया सिक्किम के बारे में, सब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। आपका यहाँ पर अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। देखिए 1987 में क्या होता है, भारतीय संघ में जो है 3 क्षेत्र और शामिल किए गए। कौन कौन से क्षेत्र? 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को शामिल किया गया। यानी कि जो मिजोरम था वो हमारे देश का 23वां राज्य था, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य था, जबकि जो गोवा है वो 25वां राज्य। कौन सा राज्य? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ष 2000 की बात है, सन 2000 की बात है। 2000 में क्या होता है, 3 राज्यों से जो है 3 नए राज्य बनाए गए। यानी कि क्या आप देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ये कब हुआ? ये प्रोसेस हुआ 1 नवंबर को, 1 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ। फिर उसके बाद जो है यूपी से क्या किया गया, एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था यूके। ये कब हुआ? ये प्रोसेस हुआ 9 नवंबर को। जबकि बिहार से जो है एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था झारखंड। ये हुआ 15 नवंबर को, 15 नवंबर को ऐसा किया गया। तो ये समझना है सारे जो है वर्ष 2000 में किए गए। तो इस आधार पे जो है छत्तीसगढ़ जो है भारतीय संघ का जो है 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां, जबकि आपका जो झारखंड है वो 28वें राज्य के रूप में दर्शाया गया। यानी कि ये कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश बना 26वां और उत्तराखंड कौन सा बना? उत्तराखंड आपका बना छत्तीसगढ़ आपका बना 26वां, जबकि उत्तराखंड आपका बना 27वां और झारखंड आपका कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य बन चुका है अब तक, ठीक है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं पूरा। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। इस प्रकार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में कितना हो गया? 14 और 6 से बढ़ाकर कितना हो गया? वर्ष 2000 में 28 और 7 हो गए। ये पॉइंट आपको समझना, यहीं से आपको सारा गुणा गणित समझना है। देखिए
2000 तक क्या है हमारे पास 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखना। कितने? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्या होता है, फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया। कब? 2 जून 2014 को। थोड़ा सा एक नया पेज रखते हैं। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके या पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था तेलंगाना। कौन सा राज्य था? तेलंगाना। यानी कि कह सकते हो तेलंगाना जो है हमारे देश का कौन सा राज्य हुआ? 29वां राज्य हुआ। ये देखो 2014 की बात है, 2 जून 2014 की बात है। ये प्रोसेस चलता रहा कब तक? अक्टूबर 2019 तक। कब तक? अक्टूबर 2019 तक ये प्रोसेस चलता रहा। बट जानते हैं अक्टूबर 2019 में आपको पता है जो हमारा एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। यानी कि क्या अब राज्य कितने हो गए? 29 में से एक घटाओगे तो कितना हो गए? 28 हो गए। यानी कि कितने राज्य? 28 राज्य हो गए। और उससे राज्य का दर्जा छीन करके दो नए यूटी बनाए गए। दो नए यूटी बनाए गए। एक का नाम था जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम था लद्दाख। यानी कि क्या ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ना इनकी संख्या कितनी हो गई अब? अभी तक कितने थे? अभी तक थे 28 और 7। यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट कितना बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे 2। यानी कि कितना हो जाएंगे अब हो जाएंगे 7 2 9। यानी कि 9 यूटी इस समय तक हो चुके हैं। बट होता क्या है 26 जनवरी 2020 को कहा गया दादर नगर हवेली और दमन दीव को हम एक में करेंगे। यानी कि क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। और इस आधार पे क्या हुआ जब हमने उस दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया क्या? 9 में से एक यूटी जब घटेगा तो कितना बचेगा? तो बचेगा 8। यानी कि हमारे पास इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। वर्तमान का सिनेरियो क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही हमारा वर्तमान का दृश्य है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ना समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दादरा और नागर हवेली। देखिए 1954 में क्या होता है, 1954 में ये जो है पुर्तगालियों से आजाद होता है और 1961 तक यहाँ के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शासन वगैरह किया जा रहा था। बट जो है 1961 में भारत सरकार द्वारा जो है 10वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में, और इसके द्वारा इसे जो है संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, संघ शासित क्षेत्र में चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया इसको। ठीक है, दादर नागर हवेली। नेक्स्ट है गोवा दमन और दीव। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। आपको मैं गोवा के बारे में जस्ट बता ही चुका हूं तो यहाँ पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। देखिए 1961 में क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। देखिए थोड़ा सुनिए, गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहली बार पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था और सबसे अंत में पुर्तगालियों ने इसे क्या किया था? छोड़ा नहीं था। हमने क्या किया? हमको छुड़वाना पड़ा था इस क्षेत्र को। ठीक है, कब? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 का वो डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में? गोवा मुक्ति दिवस के नाम से भी जाना जाता है उसे। 12वें संविधान संशोधन नियम 1962 के द्वारा इसे क्या किया गया? संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। किसको? गोवा को। गोवा को क्या किया गया? संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 1987 में ये जो है भारत का 25वां राज्य बन गया। कब? 1987 में। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूं, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। और दमन और दीव को क्या किया गया? इसको भी एक अलग सा केंद्र शासित प्रदेश बना ही दिया गया। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की। देखिए पुडुचेरी में जो है 1954 तक फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। बट जानते हैं 1954 में जो है आजाद कर देते हैं इसे आजाद कर देते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया? 14वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इसे भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस पुडुचेरी में जानते हैं पुडुचेरी, कराईकल, माहे यानी कि माहे यनम, ये 4 क्षेत्र शामिल हैं।
आइए बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए कुछ क्षेत्र हैं जिनका नाम चेंज किया गया है, वो कब किया गया उनको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए संयुक्त प्रांत, अगर बात करें संयुक्त प्रांत के बारे में, यूनाइटेड प्रोविंस की अगर बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया क्या, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद 1969 में जो मद्रास था, नहीं, मद्रास को किसमें चेंज कर दिया गया, तमिलनाडु बना दिया गया। फिर 1973 में जो मैसूर था, मैसूर को कर्नाटक का दर्जा दिया गया। और इसी वर्ष 1973 में ही, यहाँ देखा नहीं गया है, लकादेव मिनिकाय और अमीन देवी को जो है लक्षद्वीप का दर्जा दिया गया। और 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। 2006 में जो उत्तरांचल था, अच्छा पहले जो उत्तराखंड को जो है उत्तरांचल कहते थे, बट क्या हुआ 2006 में जो है उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दे दिया गया। कौन सा नाम? उत्तराखंड। और इसी वर्ष क्या किया गया, पांडिचेरी को पुडुचेरी कहा जाने लगा। कौन सा? पुडुचेरी। इसी वर्ष सॉरी इसके 5 वर्ष बाद जो है 2011 में उड़ीसा को जो है ओडिशा नाम से पुकारा जाना स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा रहा संविधान का भाग प्रथम। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।